अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़े हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं कविता। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उस फसल की जिसे भारत का सोने जैसा तिलहन कहा जाता है। जी हाँ, सरसों की फसल। सरसों न केवल हमारे खाने के तेल का प्रमुख स्रोत है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे सरसों की फसल में सही पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए और कौन कौन से उर्वरक इसके लिए उपयुक्त रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खेतीबाड़ी और बागवानी से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो कृषि विशेषज्ञ जुड़ेंगे वो हैं चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत डॉक्टर AK सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत के लिए बहुत बहुत आपका आभार कविता जी, और सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हम PM प्रणाम योजना और PM केयर्स के योजना के तहत प्रसारित करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, PM केयर्स के द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में डॉक्टर साहब हमें बताइए। जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने जो भी खेती के सामान सेल करने वाले जो शॉप्स हैं उनको PM केयर्स के नाम दिया है और उनको एक नई पहचान दी है। और सरकार ने सोचा कि भाई जब यहाँ से खेती के आदानों की बिक्री हो रही है तो यहाँ से खेती की सलाह, खेती का साहित्य और खेती की जो भी जानकारियाँ जो कि किसानों को चाहिए वो भी उपलब्ध होते रहें, उसका उन्होंने पूरी तरह से इंतज़ाम वहाँ पर किया हुआ है। और ये जो इंतज़ाम हुआ है, ये भारत सरकार ने जितनी भी उर्वरक बेचने वाली कंपनियाँ हैं उनको ये काम दिया है कि आप इस काम को पूरा करेंगे। तो भारतवर्ष में जहाँ भी जो आदान जो मतलब आपके बिक्री केंद्र हैं या जो दुकानें हैं उन पे सब पर PM KSK का एक साइन बोर्ड होता है और उस पर पूरी सूचनाएं आपको लिखी होती हैं कि क्या क्या सेवाएं वहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप जब भी खाद, बीज, दवाई या जो भी खेती के लिए आदान खरीदने जाएं तो वहाँ पर आपको अगर कोई सलाह चाहिए तो वो मांगें, कोई साहित्य चाहिए तो वो भी आप मांगें। और जो भारत सरकार ने वहाँ उपलब्ध किया है या जो उनकी तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है उसको वो जो पूरा करेंगे और आपको उन सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। जी, तो डॉक्टर साहब बात करते हैं अब सरसों की फसल में पोषण प्रबंधन और उर्वरकों का चुनाव को लेकर। तो पहला सवाल ये है कि सरसों में पोषण प्रबंधन क्या होता है? हाँ जी, पोषण प्रबंधन अगर हम कहें सरसों में, तो जैसे कि कोई भी फसल होती है उसका एक अपना जो हम कहेंगे गुणधर्म होता है, उसके हिसाब से ही उसका मतलब विकास होता है और उसका उत्पादन होता है। अब आप ये कहें कि सरसों में से तेल निकलता है, गेहूं में से क्यों नहीं निकलता? गेहूं भी उसी खेत में हो रहा है, उसी तरह के खाद वाद उसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नहीं, उसमें जो बीज है, बीज के अंदर जो क्वालिटी है, जो उसका आगे चल के विकास होना है, उसी के हिसाब से वो पौधा तैयार होता है और उत्पादन देता है। तो जब उत्पादन अलग है लेकिन खेत वही है तो उसके पोषक तत्वों की मांग भी थोड़ी सी अलग होती है। अब जैसे कि सरसों है, सरसों में जब आप जो उसको लगा रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, तो उस समय हमें कौन कौन से पोषक तत्व हम उसको दें जिससे कि उसके पौधे का विकास अच्छे से हो, क्योंकि थोड़े समय की फसल है, शीघ्र ही जो इसका पौधा है उसका बड़ा अच्छा विकास होता है। तो शुरू में अच्छे पोषण की आवश्यकता है और कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं उनका अगर हमने ध्यान रखा और उनकी मात्रा का ध्यान रखा तो पौधे का विकास अच्छा होगा और हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा जी। लेकिन अक्सर कभी कभी हो जाता है कि हमें लगता है कि भाई हमें ज़्यादा आमदनी हो जाए तो हम ज़्यादा दे देते हैं। ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं तो पौधा उसको नहीं लेगा। पौधे के अंदर ये उसका स्वभाव होता है कि जितनी उसकी आवश्यकता है उतना लेता है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो नहीं लेता है। तो ना ही आप ज़्यादा दें ना ही आप कम दें, सही मात्रा में अगर आप देते हैं तो उसी को हम पोषण प्रबंधन का नाम देते हैं। और पोषण प्रबंधन अगर आपने अच्छे से किया है तो उससे ये सुनिश्चित होता है कि उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, खर्चा जो होना चाहिए उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा।
तो जब इन चीज़ों का संतुलन होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी जो फसल आप ले रहे हैं उससे जो आप फ़ायदा आपको चाहिए वो सही सही मात्रा में आपको फ़ायदा मिलेगा। जी, तो डॉक्टर साहब, सरसों की फसल में शुरुआती वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है? हाँ, शुरुआत में अगर हम ये कहें तो सबसे पहले, क्योंकि जब आपने बीज लगाया तो उसकी जड़ें नीचे जाती हैं और उसका ऊपर वाला भाग है, जैसे तना है, वो ऊपर की तरफ जाता है, हवा की तरफ जाता है, सूरज की तरफ जाता है और जड़ें अंदर जाती हैं, मिट्टी में अंधेरे की तरफ जाती हैं। तो सबसे पहले हमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है। फास्फोरस से जो भी आपने फसल लगाई है, पौधा, उसका जो तंत्र है उसका पूरा विकास में जो अपनी फास्फोरस है उस तत्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता और शुरुआती आवश्यकता होती है वो उसी के लिए होती है। इसके साथ साथ पोटास है, और फिर जब पौधे का विकास आरंभ होता है तो फिर और चीज़ें होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब, सरसों में पोषण प्रबंधन आखिर क्या है और वो क्यों किया जाता है? सही मात्रा में हमें जो उस फसल को चाहिए वो हमें जो इस्तेमाल करने हैं तो वो है पोषण प्रबंधन, ना ही ज़्यादा करना। ऐसा नहीं है कि जैसे कि सरसों की फसल ले रहे हैं और हमारा अनुभव गेहूं का है तो जो गेहूं में दिया उतना सरसों में दे दिया, तो वो उचित नहीं है। तो सरसों की जो फसल है उसके हिसाब से ही हम उसको खुराक दें, सही समय पे दें, यह है पोषण प्रबंधन। जी, तो लाभ जो है वो इसके लाभ बताइए। लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैंने अभी आपको कहा था कि सही समय पर अगर आप चीज़ दे रहे हैं, जैसे कि हमारा साइकिल होता है कि सुबह हम जगे तो थोड़ा नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख लगती है, दोपहर में हम थोड़ा सा और आहार लेते हैं और शाम को फिर भोजन करते हैं, तो 3 समय पे भोजन लेते हैं। 3 समय का उद्देश्य ये है कि जो भी भोजन हम ले रहे हैं उसके 3 घंटे में वो भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसके बाद फिर शरीर को हो सकता है दोबारा फिर जो मतलब पोषण की आवश्यकता पड़ जाए, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ जाए और फिर शाम को। लेकिन रात भर हम कुछ नहीं खाते, ये बड़ी अजीब बात है ना। पूरे 12 घंटे में हमने 3 बार खाया लेकिन रात भर हमने नहीं खाया, तो क्योंकि ये शरीर हमारा उस हिसाब से सेट हुआ है और उससे हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह पौधे की जो अपनी सरसों है उसमें अगर हमने सही समय पर पोषण दे रहे हैं तो पौधे का विकास अच्छा होगा। विकास अच्छा होगा तो उसमें रोग बीमारियां कम आएंगी, रोग बीमारियां कम आएंगी तो उसकी उपज अच्छी होगी, क्योंकि पौधा स्वस्थ है, पूरी शाखाएं हैं, पूरा फल आ रहा है और बीज बन रहा है। तो उपज जो हमारा एक अंतिम उद्देश्य है कि हमें उससे अनाज का उत्पादन प्राप्त करना है या बीज का उत्पादन प्राप्त करना है, वो हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। और इसी के अलग अगर हम सही मात्रा में पोषण नहीं देंगे या सही समय पर पोषण नहीं देंगे तो पौधा कमज़ोर रहेगा, और पौधा कमज़ोर है तो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ हल्की है, कमज़ोर है, उसको रोग बीमारियां भी ज़्यादा खाती हैं। दूसरा, जब रोग बीमारियां खाएंगी, कमज़ोर है तो उसके अंदर फलाव भी कम आएगा, फलियां भी कम लगेंगी और जो आप सोच रहे थे कि उपज अच्छी मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए पोषक तत्वों की मांग के हिसाब से अगर हमने दिया है तो लाभ अवश्य मिलेगा। तो ऐसा भी होता है क्या कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी से भी सरसों की पैदावार पर कुछ असर पड़ता है? हाँ, ऐसा होता है। तो उसमें क्योंकि वो सूक्ष्म ही है तो सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी बहुत थोड़ी मात्रा का ही आवश्यकता होती है। तो उसके लिए तो ये है कि आप अपने खेत की जांच कराएं, मिट्टी की जांच कराएं और उनसे अगर कोई कमी आपको दिखाई दे रही है तो उसकी पूर्ति करें। अगर कमी नहीं है तो उसकी कोई ज़्यादा पूर्ति की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा में हमारी फसल उसको ले रही है। तो डॉक्टर साहब, सरसों में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं जिनकी जो मांग है वो रहती है? बिल्कुल, शुरुआती समय में हमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है, पोटास की ज़रूरत होती है, सल्फर की ज़रूरत। 3 ये मुख्य पोषक तत्व हैं जो आधार पोषक तत्व हम इनको कह सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। तो ये 4 पोषक तत्वों की हमें ख़ास तौर से सरसों के अंदर आवश्यकता होती है। अब मैं इनकी मात्रा के बारे में यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा कि सरसों के पूरे जीवन काल में 40 किलो नाइट्रोजन अगर हम देखें तो हमें अब ये देखना है कि जो हम उर्वरक दे रहे हैं उससे हमने कितनी नाइट्रोजन दे दी। और फास्फोरस करीब ये 1 एकड़ की मात्रा बता रहा हूँ मैं,
और फास्फोरस करीब करीब 20 किलो, आधी इसकी। और पोटास जो कि म्यूरेट ऑफ पोटास से मिलती है वो करीब करीब हमें 1 एकड़ में लगभग आपकी जो 15 किलो की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक मुख्य पोषक तत्व और होता है, इसको हम सल्फ़र बोलते हैं। सल्फ़र यानी कि जो सरसों के तेल में उसका स्वाद आता है, जो उसकी झड़प आती है, और भी जो उसकी मतलब क्वालिटी अच्छी होनी है, मात्रा अधिक होनी है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा आनी है, उसके लिए जिम्मेदार होता है सल्फ़र। वो भी 15 किलो 1 एकड़ के हिसाब से हमें चाहिए होता है। अब बात ये आती है कि ये पोषक तत्व तो हमने अपने सामने रख दिए कि ये चार्ट है। ऐसे होता है ना कि भाई आज आपको कितनी ऊर्जा लेनी है और किस किस तरह से लेनी है, उसका ये चार्ट हो गया। तो अब इसको किस से देना है और किस तरह से देना है। तो ये मान्यता है कि जो अपनी फास्फोरस है, पोटास है और सल्फर है, इसकी मात्रा जब आप सरसों लगा रहे हैं, बीज की बुवाई कर रहे हैं, उसी समय ही आपको खेत में देना है। देने का तरीका ये है कि जहाँ पर सरसों का बीज गिर रहा है उसके नीचे ये खाद गिरे। और जो यूरिया की मात्रा है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे हमने कहा 40 किलो, तो 20 किलो नाइट्रोजन आपने देनी है बुवाई के समय पे। आपको लग रहा है आप इसको थोड़ा चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें उर्वरकों का प्रबंधन करना है। और बाकी जो नाइट्रोजन है, जब हमारी फसल करीबन 31 दिन की हो जाती है, जब हम पहला पानी लगाते हैं, उसके बाद फिर हमें बाकी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि नाइट्रोजन का और इसमें जितने भी आपने ये पोषण तत्व बताए हैं, ये सभी जो होते हैं ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में? हाँ, बिल्कुल आसानी से उपलब्ध होते हैं। बस हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मूल चीज़ है, जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था कि 40 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 20 किलो फास्फोरस चाहिए, 15 किलो पोटास चाहिए, 15 किलो सल्फर चाहिए, तो ये चीज़ आपके सामने है। जी। अब हमने क्या देखना है कि इसकी पूर्ति के लिए कौन कौन सी चीज़ें मैंने लानी है ना। जैसे कि आप ये मान के चलें कि हमें कोई चीज़ तैयार करनी है, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो वो हम इकट्ठा करते हैं और वो चीज़ तैयार हो जाती है। यहाँ पे हम उल्टे चल रहे हैं। हमारी जो है एक तरह से हमारे पास छोटी छोटी सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन या छोटी छोटी चीज़ें या पूरी सूचना है कि हमें नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन उसके लिए कौन सा उर्वरक हमारे लिए अच्छा है, वो हमें चुनाव उसके हिसाब से करना होगा। जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम ये उर्वरकों का छिड़काव कर रहे होते हैं, तो हमें किन किन बातों का जो ध्यान है वो रखना चाहिए उस वक्त? हाँ, उर्वरक का उपयोग करते समय हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। एक तो क्या है कि उर्वरक सही स्थान पर गिरे। जैसे कि शुरुआत है ना, बीज के साथ हम लगा रहे हैं, अगर बीज नीचे है, उर्वरक ऊपर है, तो उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा, काफ़ी वेस्ट चला जाएगा। बीज के इधर उधर है तो भी उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि बीज और खाद का एक जो लय है ना, वो बिल्कुल सही हो, और तो उसका लाभ हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो पोषक तत्वों की जो मांग है उसे पूरा करने के लिए कौन कौन से उर्वरक उपलब्ध हैं? हाँ, जैसे कि अब सरसों की बात चल रही है, तो इसमें हमने आम तौर पर कहा कि हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अब बात ये आती है कि इनमें से हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादातर हम ऐसे उर्वरक प्रयोग करें कि एक ही उर्वरक से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इस्तेमाल करें। तो भारत सरकार के द्वारा हर एक जो PMKS पे जो कंपनियों के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध जो है कराए जा रहे हैं। यहाँ मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि हमें ये ध्यान देना है कि हमें पोषक तत्व चाहिए, उर्वरक के नाम के पीछे हमें नहीं जाना है। तो सबसे पहला एक है जिसका मैं आपको वो बता रहा हूँ, 20-20-0-13, ये भारत NPK है, लिखा होता है भारत NPK। अभी कोई आपका ब्रांड नहीं आता उर्वरक पर, जैसे कंपनियां पहले ब्रांड लिखती थी ना, नहीं, भारत सरकार ने एक नियम बना दिया कि भारत और उसके बाद उस उर्वरक का नाम कि उसके अंदर क्या है। तो भारत NPS है ये 20-20-0-16। तो 20 नाइट्रोजन,
20 फास्फोरस और 13 पोटास। तो अगर आप इसका 100 किलो का इस्तेमाल अगर आपने किया तो 20 किलो नाइट्रोजन मिलेगी, 20 किलो आपको फास्फोरस मिलेगी और 13 किलो आपको सल्फर मिलेगी। अब इसमें कौन सा पोषक तत्व छूट रहा है? पोटास छूट रहा है। तो 15 किलो से लेकर 18 किलो के बीच में, या जो मतलब 20 किलो के आसपास पोटास का भी आपने प्रयोग करना होगा और उसको इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा फिर दूसरा है, एक और उत्पाद है, उसके अंदर आप अगर देखेंगे 16-20-0-13, ये भी एक तरह से NPS है, उत्तम NPS है। इसकी भी मात्रा आप करीब करीब 1 एकड़ में 100 किलो की लेके चल सकते हैं और इसका सरसों के में अधिक लाभ होगा। दूसरा एक और उत्पाद है जिसके अंदर चारों उत्पाद हैं, जो चारों आपके पोषक तत्व हैं, 15-15-0-15-15-15-09। मतलब इसमें 15 किलो नाइट्रोजन है और 15 किलो फास्फोरस है, 15 किलो पोटास है और 9 किलो सल्फर है। जितने चारों मैंने पोषक तत्व आपको कहे हैं, लेकिन इसमें इसकी मात्रा थोड़ी सी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे उसमें 100 किलो था तो आप हिसाब लगा लें, इसमें करीब करीब आपको 120-130 किलो के आसपास अगर आप शुरू में प्रयोग करेंगे तो आपको फिर अलग से कोई भी उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये सल्फ़र वाला कोई खाद नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे और NPK भी आते हैं, जैसे 14-14-35-14 है नहीं, 10-26-26 है, 16-16-16 है, 17-17 है, 19-19 है, और इसके अलावा जो है 24-24 है। ये बहुत सारे हैं। अगर आप पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं, तो जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस है तो आपने पोटास और सल्फ़र अलग से डालना है। सल्फ़र अलग से भी उपलब्ध है, जैसे हमारा सल्टोन के रूप में आता है। पोटास के रूप में आपको उपलब्ध हो जाती है, उसकी मात्रा आप ले सकते हैं। और अगर उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है तो सिर्फ आपको सल्फ़र अलग से आपको इस्तेमाल प्रयोग करना है। तो अनुरोध ये है कि उनको ये उर्वरक इस समय क्षेत्र में उपलब्ध हैं, उनका आप प्रयोग करके, लेकिन इन चारों चीज़ों को ही हमने फसल में देना है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या जैविक खाद और रासायनिक खाद उर्वरकों का संतुलित उपयोग सरसों की फसल में अधिक लाभकारी हो सकता है या फिर जो आपने बताया? देखिए, जैविक के बारे में हम कहें तो पूरी सृष्टि हमारी जैविक है जी। तो ऑलरेडी हमारे खेतों में जीव तत्व है, लेकिन अगर आपको लगता है कि खेत कमज़ोर है तो एक भूमि के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक जो भी उत्पाद हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक सुपर राइजा के नाम से आता है, उत्तम सुपर राइजा है, वो करीब करीब 1 एकड़ के लिए 4 किलो आपने प्रयोग करना है। लेकिन उसका प्रयोग करने का सही उत्तम समय यही है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, आपने जैविक की बात करी है तो कोशिश ये करें कि जो हमारी फसलें हम लगा रहे हैं वो इस तरह से लगाएं या इस तरह का फसल चक्र हम अपनाएं कि जैविक तत्व हमारे खेत से कम ना हो पाए। जैसे कि अगर पहले आपने अनाज वाली फसल कोई ली है तो उसके बाद दाल वाली फसल ले लें, ठीक है। तो दाल वाली फसल है, उससे जैविक तत्व खेत को मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, तो आपको अलग से यूरिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि भाई इस साल थोड़ा मौसम या जैसे भी है, कभी कभी खेत को 1 आध महीने के लिए खाली भी छोड़ें। तो उससे क्या है कि उस बीच में खेत के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होकर जीव तत्व सक्रिय होता है और खेत की ताकत फिर से अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम लोग भी होते हैं ना भाई, सारे दिन काम करते हैं, रात को हम 8-9 घंटे, आजकल डॉक्टर कहते हैं 9 घंटे सोना जरूरी है, 8 घंटे सोना जरूरी है जी। कोई योगी पुरुष हो तो उनके लिए बात अलग है, लेकिन हम जो सांसारिक प्राणी हैं तो उससे क्या होता है कि सोते वक्त हमारा शरीर के जितनी जो कोशिकाओं को या मन को, मस्तिष्क को या हमारे जो अंग हैं उनको आराम मिलना चाहिए, वो मिलता है। और उससे फिर हम जो आने वाली सवेरे है उससे शाम तक के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। इसी तरह से हमारे खेतों का भी सिस्टम है
क्योंकि वो भी पूरी जीवंत चीज़ है। आप अगर किसी जो पत्थर पे कोई फसल उगाना चाहे तो शायद नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ जीव नहीं है। खेत में जीव है, इसीलिए हम ये फसलें ले पा रहे हैं। तो जैविक बहुत ज़रूरी है, और अगर खेत में आपके उपलब्ध नहीं हो पाए तो आप बाज़ार से ला सकते हैं जी। लेकिन प्रयास ये कीजिए कि खुद के खेत में ही हो पाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी। तो डॉक्टर साहब, जो अब उपलब्ध हैं उर्वरक, उनके उपयोग के समय और लाभ के बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने ये बताए, जितने NPK हैं, NPS हैं, इनका लाभ सबसे बड़ा ये है कि ये हर दाने के अंदर पोषक तत्व की समान मात्रा है। जैसे अगर एक दाना आप NPS का लेंगे जो कि 20-20-0-13 है, तो उसके एक दाने के अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और सल्फर भी है, तो समान रूप से है। अगर आप अलग अलग देते हैं तो वो दाने अलग अलग अगर हो गए तो इकट्ठी चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये इकट्ठी चीज़ मिल रही है। बीज की अगर जो अंकुरण हुआ है बीज का और उसकी जो जड़ें नीचे जा रही हैं और दाना नीचे है, तो एक दाने या 4 दाने जो वहाँ गिरे उनमें से सारे पोषक तत्व उसको एक ही टाइम पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम अलग अलग दें, जैसे कि यूरिया अलग दिया, फास्फोरस का अलग दिया, सल्फ़र का अलग दिया, तो अब एक जड़ गई तो उसको हो सकता है सिर्फ सल्फ़र मिला, दूसरी जड़ गई तो उसको वो मिला, इकट्ठे नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मान के चलें कि आजकल हम कहते हैं ना कि एक एनर्जी बार आती है। एनर्जी बार आप देखते होंगे, उसमें प्रोटीन एनर्जी बार ये, तो उसके अंदर शुगर भी होती है, जो आपके विटामिन्स भी होती हैं, थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होती है। तो वो एक पूरा हमने खाया तो वो संपूर्ण सा हो जाता है कुछ समय। तो इस तरह से जो इनका जो पहला लाभ तो यही है। और इनके प्रयोग के समय जो क्या होना चाहिए, तो वो जो मैंने कहा कि जब आप बीज लगा रहे हैं उस समय पर लगाएं, वो सबसे बेहतर है। सीड ड्रिल से अगर आप करें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार या उसको हम प्रैक्टिकल चीज़ भी कहें कि अगर बीज के नीचे खाद है तो ही उसका पूरा प्रयोग हो पाता है। बीज से अगर दाएं बाएं हो गया और उसकी जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँची तो वो उर्वरक हमारी फसल के लिए उपयोग में नहीं आएगा। और अगर उपयोग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा पैसा वो उतना लाभकारी हम या उससे जो लाभ ले सकते थे वो हम नहीं ले पाए। तो इस तरह से प्रयोग करें। खेत के अंदर नमी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि जब उर्वरक जाएगा तो वो थोड़ा घुलना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो सूखा का सूखा रहा तो भी उसका पूरा लाभ नहीं होगा। उचित दूरी पर फसल को लगाएं और जो बीज है उसको सही गहराई पर बोएं, उसी हिसाब से आप उर्वरक का प्रयोग करें तो वो अच्छा होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा साथियों, कि जितने भी शुरुआत के खाद हैं जैसे फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र, ये शुरुआत में डालिए। ये ऊपर से डालने वाले खाद नहीं है। जैसे यूरिया हम ऊपर से डालते हैं ना, तो ये ऊपर से डालने वाला नहीं है जी। इनको शुरुआत में डालिए, ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जैसा उत्तम सुपर राइज है तो उसका भी आप खेत में जब आखिरी बार आप हल चला रहे हैं तो उस समय आप बिखेर दें खेत में और फिर हल चला के पाटा लगा दें, फिर उसके बाद बुवाई कर दें। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके प्रयोग की बातें हो गई, और मैं आशा यही करता हूँ कि आप सही ढंग से अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और फिर मैं यहाँ आपको अनुरोध यही करना चाहूँगा कि उर्वरक के नाम पर न जाएं। जैसे कि अक्सर हम बोल देते हैं कि हमें तो यही चाहिए, ऐसा नहीं। ये देखें कि उसके अंदर पोषक तत्व क्या है और हमारी फसल की मांग क्या है। अगर ये दोनों चीज़ों का तालमेल सही बैठ रहा है तो आज की समय में ये जो उपलब्ध NPK उर्वरक हैं ये बहुत ही लाभदायक उर्वरक हैं और फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदा करने वाले हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जो पोषण प्रबंधन आपने बताया है, क्या सरसों की फसल में ये पोषण प्रबंधन का सीधा असर तेल की मात्रा और गुणवत्ता पर भी पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ेगा। जैसे कि मान के चलें हम कि अगर हमारा सही जो है अच्छे ढंग से जो मतलब आहार ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, हम खुद ही ले लें तो हमारा संपूर्ण विकास होता है। शरीर का भी हमारा अच्छा विकास होता है, हमारी सोच भी अच्छी होती है और सब कुछ सामान्य रहता है। अगर ये सही पोषण हम दे रहे हैं तो इससे तेल की मात्रा भी बढ़ेगी और उपज भी बढ़ेगी, तेल की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और जब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी
तो आपको भाव भी उसका मंडी में अच्छा मिलेगा। भाव अच्छा मिलेगा तो अल्टीमेट जो अपना ऑब्जेक्ट था वो प्रॉफिट का, हाँ, वो पूरा हो जाए। जी। मुझे आशा है कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उनकी उपज को बढ़ाने में। डॉक्टर ए के सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ अपने विचार रखने का अवसर दिया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।